हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का डाउटनट की इंग्लिश क्लास में। मैं हूं भूमिका चौहान और आज मैं आपको यहां पर पढ़ाने वाली हूं द लास्ट लेसन, जो कि आपका लेसन नंबर 1 है, पर उसका नाम जो है वो लास्ट लेसन है। सो हम यहाँ पर डिटेल में तो नहीं कि हम वर्ड टू वर्ड लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं, बट हम इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीटली एक मैं आपको समरी बताऊंगी चैप्टर का, लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि आखिरकार चैप्टर में क्या क्या चीजें होती हैं, ताकि आप क्वेश्चन आंसर्स जो है वो इजीली कर पाएं। आपको खुद से तो चैप्टर एक बार लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ना जरूर चाहिए, क्योंकि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उससे काफी ज्यादा डिटेल में हमें चैप्टर पता चलता है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हम इजीली कर पाते हैं। अभी भी मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी कि चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी चैप्टर में हो रहा है, वो सब मैं आपको यहाँ पर बता दूं। मैं आपको थीम भी बताऊंगी, इंट्रोडक्शन बताऊंगी, प्लॉट बताऊंगी चैप्टर का, सभी कुछ हम यहाँ करने वाले हैं। एंड देन हम अपनी अगली क्लास के अंदर इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब जो आपकी बुक के क्वेश्चंस है, वो हम यहाँ पर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। सबसे पहली बात, हमारे चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, जो कि लिखा है अल्फोंसे डौडे ने। अभी ये चैप्टर जो है, इसमें बहुत सारी चीजें होती है अलग अलग। फ्रैंको प्रूशियन वॉर के समय की ये बात है, जब फ्रांस और पर्शिया का जो है वॉर हो रहा था, उस समय की ये बात है। और क्या क्या बदलाव जो है उस वॉर के बाद आ रहे थे लोगों की जिंदगी में, स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जा रहे थे उनकी लाइफ में, एल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट में। ये दो डिस्ट्रिक्ट के नाम आपको यहां पर जानने के लिए मिलेंगे। दो मेन कैरेक्टर्स, एक फ्रांस और एक एम हैमिल, ये भी इसके अंदर आपको मिलेंगे। आइए इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या दिया हुआ है? द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंसे डौडे narrates about the year 1870। क्या बोला गया कि ये जो लास्ट लेसन है ये लिखा गया है अल्फोंसे डौडे के द्वारा और narrates about the year 1870। ये किसके बारे में हमें कहानी बता रहा है? ये चैप्टर आखिरकार क्या बता रहा है? 1870 की ये कहानी एक बता रहा है। when the Prussian forces under Bismarck, बिस्मार्क कौन है? उनका मिलिट्री का लीडर था, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं? 1870 में जब पर्शियाई सेना जो थी अंडर बिस्मार्क अटैक्ड एंड कैप्चर्ड फ्रांस, उन्होंने बिस्मार्क के अंडर क्या किया? फ्रांस जो था उसके ऊपर आक्रमण किया और उसको अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। बिस्मार्क कौन था? उनका मिलिट्री लीडर था। तो उसके अंडर उसकी जो पूरी सेना थी उसने क्या किया? फ्रांस के ऊपर आक्रमण किया और उसको अपने कब्जे में ले लिया। द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, अब जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट थी एल्सेस और लॉरेन की, वेंट इनटू पर्शियन हैंड्स, वो किसके हाथों में चली गई? वो पर्शियाई हाथों में चली गई। तो ये दोनों जगहों के नाम आपको याद रखने हैं, फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। ये किस हाथों में चली गई थी? पर्शियाई हाथों में। द न्यू पर्शियन रूलर्स डिसकंटिन्यूड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच, ये मेन चीज है। और इसी के आधार पर पूरा चैप्टर जो है हमारा आगे चलेगा कि द न्यू पर्शियन रूलर्स, अब जो नए शासक थे, पर्शियाई शासक, उन्होंने क्या बोला कि तुम्हारे यहां अब से फ्रांस के एल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट्स में भाई तुम्हारी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। अब क्या नहीं होगा? तुम्हारी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी स्कूल्स के अंदर इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के, ठीक है। मतलब कि इस बात से आपको समझ में क्या आता है? इस बात से पता है क्या समझ में आता है? कि ये लोग केवल फिजिकली ही आपके ऊपर रूल नहीं करना चाहते थे, ये मेंटली आपके माइंड के ऊपर भी रूल करना चाहते थे। समझ रहे हो? आपको आपकी भाषा से, आपके कल्चर से, आपकी मदर टंग से दूर करना एक बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर के अंदर क्या होता है, देखते हैं। On a beautiful day in a village in 19th century Alsace-Lorraine, a region of France, the young schoolboy Franz is in a rush to get to school। अब मॉर्निंग का सीन है, शुरुआत होती है चैप्टर की, बिल्कुल सुबह सुबह का सीन दिखाया गया। एक लड़का है हमारा फ्रांस और वो स्कूल के लिए ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है और अब वो क्लास जाने के लिए, अपने स्कूल जाने के लिए काफी ज्यादा जल्दी में है। He is particularly anxious because he has not learned the French grammar lesson he was assigned by his stern teacher M. Hamel।
कहने का मतलब समझना कि ही इज पर्टिकुलरली एंग्शियस, वो काफी ज्यादा चिंता में था, उसे काफी डर लग रहा था, उसकी बुरी हालत हो रखी थी क्योंकि उसके टीचर ने उसको पार्टिसिपल जो है उसके रूल्स याद करने के लिए बोला था और फ्रांस ने पार्टिसिपल का पी भी याद नहीं कर रखा था और अब स्कूल के लिए लेट भी हो गया था, ना होमवर्क कर रखा था, टीचर ने जो काम दिया वो भी नहीं कर रखा था और फ्रांस की हालत काफी खराब, फ्रांस की हालत बहुत ज्यादा खराब। Resisting the temptation to skip school and linger outdoors where Persian soldiers are drilling, Franz passes the town hall. अब उसने क्या, उसको पता है क्या लग रहा था, उसे लग रहा था कि यार, फिर उसने बाहर देखा, बढ़िया चिड़िया चहचहा रही हैं, है ना, पर्शियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे हैं, बढ़िया मौसम है, सूरज निकला हुआ है, तो ही वॉज लाइक यार आज क्यों जाऊं मैं स्कूल, नहीं जाता ना यार, आज का दिन घर पे बिताता हूँ यार, या घर पे, सॉरी घर पे नहीं, मैं आज का दिन बाहर बंक मार लेता हूँ, है ना, इतना बढ़िया मौसम है, चिड़िया चहचहा रही है, अंडे वंडे इकट्ठे करूंगा, पर्शियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे हैं, मजे करूंगा, आज नहीं जाता, क्योंकि जो सर ने याद करने के लिए दिया हुआ था वो भी तो याद नहीं किया हुआ ना। तो उसने क्या किया, अपनी सारी टेम्पटेशंस को रेजिस्ट किया कि नहीं यार, स्कूल तो जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, स्कूल तो जाना पड़ेगा। अब उसने जितनी भी ये बाहर घूमने की उसकी जो भी टेम्पटेशंस थी, ठीक है, जहां पे पर्शियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे, फ्रांस जो है वो स्कूल के लिए निकल लेता है और जैसे ही वो टाउन हॉल क्रॉस करता है, टाउन हॉल क्या है, टाउन हॉल वहां पर जैसे गांव वगैरह के अंदर होते हैं ना, एक ऐसी जगह बनी होती है जहां कोई भी मीटिंग हुई या कोई भी कार्यक्रम हुआ या कोई भी चीज हुई वो वहीं पर होती थी, तो वहां पर एक बुलेटिन बोर्ड लगाया हुआ था और वो जो बुलेटिन बोर्ड था उसके ऊपर पिछले कई सालों से हमेशा बुरी खबर आती थी। So there he sees a crowd congregated around the bulletin board. वहां पर वो देखता है भयंकर भीड़ जुटी हुई है, इकट्ठा हो रखी है बुलेटिन बोर्ड के सामने। Something must be wrong. जब उसने ये बोला ना समथिंग मस्ट बी रॉन्ग, तो इसका कहने का मतलब ये देखो, जो बुलेटिन बोर्ड दिखाया या यहाँ पर फ्रांस की जो इच्छा दिखाई स्कूल ना जाने की, कहीं ना कहीं क्योंकि पर्शियाई सेना ने अल्सेस लॉरेन के ऊपर पूरे तरीके से अतिक्रमण कर लिया था और काबू पा लिया था, तो कहीं ना कहीं कुछ वैसा नहीं था जैसा हमेशा हुआ करता था, माहौल में, इन्वायरमेंट में काफी ज्यादा बदलाव थे, राइट, और फ्रांस का मन भी नहीं कर रहा था स्कूल वगैरह जाने का। फिर वो जब बुलेटिन बोर्ड क्रॉस करता है, टाउन हॉल क्रॉस करता है, वहां पर भी भीड़ इकट्ठा है और उसे ये बात पता थी कि यार हमेशा यहाँ पर बुरी खबर लगती है, तो जब अब की बार वो ये चीज देखता है तो और उसे ऐसे लगने लग जाता है कि यार आज का दिन पता नहीं कैसा है ना, यहाँ पर भी इतनी भीड़ इकट्ठा है, जरूर कोई ना कोई बुरी खबर जो है वो आई होगी, क्योंकि हमेशा बुलेटिन बोर्ड से जो पिछले सालों के दौरान बुरी खबरें ही आई थी। The Persian forces occupying the region communicate their oppressive commands to the subjugated French villagers through the bulletin board. क्या कहा जा रहा है? The Persian forces occupying the region communicate their oppressive commands. वो क्या करते? तो पर्शियन फोर्सेस जो हैं, जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं इस एरिया को, एल्सेस और लॉरेन को, कम्युनिकेट देयर ऑप्रेसिव कमांड्स, वो क्या करते? अपने ऑप्रेसिव, जो शोषण देने वाले अपने जो भी कमांड्स, जो भी ऑर्डर्स थे, वो लोगों तक पहुंचाते थे, फ्रेंच विलेजर्स तक पहुंचाते थे इस बुलेटिन बोर्ड के जरिए। वो जो भी उन्हें खबर देनी होती थी, जो भी उन्हें ऑर्डर्स देने होते थे, वो बुलेटिन बोर्ड के जरिए फ्रेंच विलेजर्स जो वहां के थे उनसे कम्युनिकेट करते थे कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हारा ये पूरा गांव जो है वो अब हमारे काबू में आ गया है, अब हम जो बोलेंगे यहां पर वही होगा, ब्ला 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 ब्ला। बट फ्रांस हैज नो टाइम टू स्टॉप एंड चेक। अब फ्रांस के पास इतना टाइम नहीं था, फ्रांस अपना भाई बहुत ज्यादा ऑलरेडी लेट हो चुका था और उसके पास ये नहीं चल रहा था कि नहीं 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 अब मैं यहाँ पर रुकूं, मैं देखूं क्या खबर लगी हुई है ना, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो अपने चलता जा रहा हूं। He rushes on his way, finally arriving to find the school early, free from the commotion that normally marks the beginning of the day. अभी एक चीज और बीच में होती है कि जब फ्रांस ना भागा 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 जा रहा होता है तो रास्ते में एक वॉचर होता है,
वो उसको बोलता है कि अरे अरे आराम से जा, कोई बात नहीं, तू टाइम पे पहुंच जाएगा। तो वो काफी मजे लेते हुए फ्रांस की ये बात बोलता है। फ्रांस उसकी बात बिना सुने सुनता, मतलब बिना रुके सुनता हुआ चुपचाप क्रॉस कर जाता है। वॉचर कौन होता है? ब्लैकस्मिथ। ब्लशिंग फ्रांस एंटर्स द क्लासरूम अंडर द गेज ऑफ द स्टूडेंट्स। अभी देखो यहां पर जब ये बात बोली कि वो जो है अपना मतलब कि रास्ते में भागा भागा जा रहा था और वो फाइनली स्कूल पहुंचता है, लेकिन जब वो स्कूल देखता है जाकर तो स्कूल के अंदर भी काफी सारी चीजें अनयूजुअल उसे दिखाई देती है। अब यार सुबह सुबह हम स्कूल जाते हैं तो हमें क्या क्या चीजें दिखाई देती है? भयंकर हल्ला हो रहा होता है, बच्चे एक साथ कुछ ना कुछ गा रहे होते हैं, जैसे कहीं प्रेयर चल रही होती है, कहीं जो डेस्क के खुलने और बंद करने की आवाज आती है, कहीं टीचर के रूलर को टेबल पर पीटने की आवाज आती है, कहीं पर बाकी सारे बच्चे अपनी कान पर उंगली लगाकर जोर जोर से अपने लेसन को रिपीट कर रहे होते हैं ताकि उन्हें चीजें जल्दी याद हो सके। ये सब चीजें चलती हैं और अक्सर स्कूल के अंदर इतना हो हल्ला होता था कि बाहर गली तक आवाज सुनाई देती थी। लेकिन आज जब हमारा फ्रांस पहुंचता है स्कूल तो उसे पता चलता है कि यार ये क्या हो रखा है स्कूल में, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, टाइप वाली फीलिंग फ्रांस को वहां पर आती है। अब ब्लशिंग, ब्लशिंग मतलब यहां पर घबराया हुआ, लाल हो रखा है डर की वजह से। अब फ्रांस क्या सोच के आया था घर से कि स्कूल में काफी हल्ला होगा, मैं चुपचाप स्नीक इन कर जाऊंगा क्लास के अंदर। मैं क्या करूंगा, चुपचाप चला जाऊंगा क्लास के अंदर, भीड़ मतलब कि ये हल्ले वगैरह के इसके ऊपर रिलाई करके। लेकिन उस दिन आया स्कूल में तो स्कूल में देख रहा है कोई शोर शराबा ही नहीं है, कोई हल्ला ही नहीं है। बोले यार मैं तो अब इसी के भरोसे आया था, अब क्या करूं। काफी घबराया हुआ, काफी चिंता में, टीचर का भी डांट का डर लग रहा है, कुछ याद नहीं करके आया, होमवर्क नहीं किया हुआ, बुरा हाल है यहाँ पर। फ्रांस एंटर्स द क्लासरूम अंडर द गेज ऑफ स्टूडेंट्स who have already assembled at their desks। अब फ्रांस ना पता है क्या करता है, फ्रांस पहले खिड़की में से देखता है, खिड़की में से देखता है, बोले अरे यार सारे दोस्त ये तो सब लोग ऑलरेडी क्लास में है। अब वो सोचता है अब क्या करूं, कोई बात नहीं, काफी घबराया हुआ, चिंता में, लाल हुआ चुपचाप क्लास के अंदर जाता है और देखता है सारे दोस्त वगैरह तो चुपचाप एकदम सन्नाटा है, क्लास में बैठे हुए हैं। To his surprise, M. Hamel teacher speaks to him kindly, simply telling him to take his seat। अब उसे लगा था कि क्लास में बेटा तू एंटर हो और तेरी लंका लगने वाली है। एम हैवल बड़े स्ट्रिक्ट है, लेट हो गया हूं, अब तो डांट पड़ने ही पड़ने वाली है। पर उस दिन जैसे ही वो क्लास में पहुंचता है तो एम हैमिल बोलते हैं अरे फ्रांस तुम आ गए, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, आ जाओ। अब वो देखता है ये क्या हो गया इसको, बोले ये इतना प्यार से मेरे से बात कर रहा है, ऐसा क्या हो गया है, प्रॉब्लम क्या है, चल क्या रहा है। Franz notices that his teacher is wearing a beautiful green coat and shirt, clothes for a special occasion। अब जैसे ही वो चुपचाप से बेंच के ऊपर से टप के अपनी सीट पे जाकर बैठता है और इतने में वो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ ही होता है कि वो अपने टीचर के कपड़ों को देखता है, कहता है ओ भाई ये तो आज पार्टी वाले कपड़े पहन के आया। मतलब उसके टीचर ने उस दिन वो कपड़े पहने हुए थे जो वो केवल ओकेजन्स पर पहनते थे, जैसे कि कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ या कोई इन्विजिलेटर्स आ रहे हैं या इंस्पेक्शन वाले आ रहे हैं, उस दिन पहनता था। बोले इसने ये कपड़े आज क्यों पहने हुए हैं। And that elder villagers have assembled at the back of the room। फिर वो अपनी क्लास में पीछे मुड़ के देखता है तो बोलता है अरे ये गांव के बड़े बड़े लोग, बूढ़े बूढ़े लोग क्लास में क्या कर रहे हैं। मतलब सब कुछ अनयूजुअल, रोजाना जैसा नहीं। कहने का मतलब ये एक सिंबल था कि अब तुम्हारे ऊपर कोई और जो है वो कब्जा कर चुका है और अब तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं चलने वाली है जैसी चला करती थी। सब कुछ अलग है, सब कुछ बदला बदला है। अब एल्डर्स बैठे हुए हैं क्लास में पीछे। ऐसा होता है कि तुम्हारे गांव के लोग तुम्हारी क्लास में पीछे बैठे हुए हो? नहीं होता है। अब वो कोई खुशी की बात नहीं थी कि वो लोग वहां बैठे हुए थे, बात तो कुछ और थी। क्या बात थी? As Franz tries to make sense of it all। अब जब तक सब कुछ देखकर सोचकर, इतने में फ्रांस क्या करता, इन सभी चीजों से कोई एक मतलब निकालता, ठीक है, समझने की कोशिश करता। इतने में एम हैमल मेक्स अ शॉकिंग अनाउंसमेंट। इतने में एम हैमल एक
दिल को दहला देने वाली घोषणा करते हैं। क्या घोषणा? दिस विल बी द लास्ट लेसन दैट ही विल गिव, कि ये आज आखिरी लेसन होगा जो मैं तुम लोगों को देने वाला हूं। ये ऐसे आंख खुली रह जाती है फ्रांस की, एकदम से बोले धप्पा हो गई फ्रांस के साथ। बोले आखिरी लेसन मतलब क्या? From tomorrow onwards, the teaching of French will be banned under orders of the Persian authorities. क्या बोला गया? कि आज के बाद से जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाना है वो बैन कर दिया गया है पर्शियन अथॉरिटीज के अंडर, कि अब पर्शियाई लोग हम पर अपना शासन करेंगे। तो उन लोगों ने बोला है कि तुम्हारे यहाँ फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। मतलब वो हमारे अस्तित्व को मिटाना चाहते थे, वो हमें पर्शियाई बनाना चाहते थे, वो हम लोगों के ऊपर शोषण करना चाहते थे। हमारे फिजिकली नहीं, हमारे माइंड के ऊपर भी वो लोग कंट्रोल करना चाहते थे। France, like everyone else in the room, is devastated. जैसे ही एम हैमल ये बात बताते हैं क्लास में सभी लोगों की हालत खराब, डिवास्टेटेड, बुरी हालत। He realizes that this is the news that had been posted on the bulletin board outside the town hall. फिर फ्रांस के दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहता है अच्छा ये खबर थी जो बुलेटिन बोर्ड पे लगी हुई थी, इसीलिए वहां इतने बंदे इकट्ठे हो रखे थे। फिर उसको समझ में आने लग जाता है सब कुछ कि क्यों आज सब कुछ बिल्कुल अलग है। The knowledge that he must stop learning his own language. ये बात जैसे ही उसे पता चली कि उन्हें क्या करना होगा, उन्हें अपनी ही भाषा अब पढ़नी बंद करनी होगी, which he has hardly begun to master। वो कह रहा है जो भाषा मुझे बिल्कुल नहीं आती, जिसमें मैंने अभी तक शुरुआत भी नहीं करी है कुछ पढ़ने की, बोले ये मुझे पढ़ना बंद करना होगा। अब आपको कल से यूं बोलने लग जाए हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी, आपको लगेगा यार मेरे को पहले ही नहीं आती, मैं हमेशा ये सोचता था कल कर लूंगा, सब कुछ कल पे टाल देता था। व्हाट इज दिस? अब से मुझे पढ़ने को ही नहीं मिलेगा। Gives him a new appreciation for his education। कहीं ना कहीं जैसे उसे पता चलता है कि कल से तुझे ये करने को नहीं मिलेगा, एकदम से उसके दिल में एक अप्रिसिएशन एजुकेशन को लेकर उठ जाता है। And he regrets all the time he spent procrastinating on his schoolwork। और फिर उसके बाद उसे रिग्रेट होने लग जाता है कि यार मैंने कितना ज्यादा अपना समय जो है बर्बाद किया। स्कूल के काम मुझे बहुत ज्यादा बुरे लगते थे, कैसे मुझे हर एक चीज से मैं दूर भागता था। आज भी मैं स्कूल नहीं आना चाहता था, मानो आज भी मैं स्कूल नहीं आता, मैं ये भी चीज मिस कर देता। वो एकदम से उसे पछतावा होने लग जाता है। The moment that Franz has dreaded arrives, he is called on by M. Hamel to recite the grammatical rule he was meant to learn। अब जैसे ही फ्रांस जो है वो मतलब कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था और ये सब चीजें सोच रहा था, इतने में एम हैमल की आवाज आती है, बोलते चलो खड़े हो जाओ और ग्रामर के रूल्स जो तुम्हें याद करने के लिए बोले थे जल्दी से सुनाओ। फ्रांस स्टम्बल्स एंड स्टैमर्स। फ्रांस एकदम से अटकने लगता है, हल्कलाने लगता है, खड़ा हो जाता है, बुरा हाल हो जाता है। फ्रांस कुछ याद ही नहीं करके आया था, बताता क्या। M. Hamel, rather than scolding Franz, uses the opportunity to lecture the gathered crowd on the evils of neglecting their education। अब फ्रांस ने सोचा था कि अब तो ये टीचर मुझे डांटेगा, है ना? लेकिन एम हैमल ने, क्योंकि अब उसने कुछ नहीं सुनाया, तो एम हैमल ने उस मोमेंट का यूज किया एक चीज लोगों को बताने के लिए, जो भी भीड़ वहां इकट्ठा हुई थी उन्हें ये दर्शाने के लिए कि देखो हम लोगों ने कितना अपना समय बर्बाद किया, हमारी जो एजुकेशन है उसको हमने कितना ज्यादा नेग्लेक्ट किया। हमें जो अपॉर्चुनिटी हमेशा से मिली जिसमें हम पढ़ सकते थे, हमने कभी भी उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाया।
हमने क्या किया, कभी भी उस अपॉर्चुनिटी का फायदा हमने नहीं उठाया। हमने हमेशा चीजों को कल पर डाला, हमने हमेशा चीजों को इग्नोर किया। इसमें गलती पेरेंट्स की भी है, मेरी भी है, बच्चों की भी है, हम सब की है। It is this neglect, he says, that now allows the Persian invaders to question the villagers' French identity. बोले ये हमारा जो नेग्लेक्ट था ना, हमने जो ये नजरअंदाज किया अपनी भाषा को, कह रहे यही अब पर्शियाई हमारे जो इन्वेडर्स है, जो हमारे ऊपर अतिक्रम, वो हमारे ऊपर कब्जा कर चुके हैं, उनको अब ये मौका मिल गया है कि वो हम पे सवाल उठा सकते हैं हमारी फ्रेंच आइडेंटिटी पे, कि तुम फ्रेंच भाषा जानते हो क्या, तुम फ्रांस से हो क्या, तुम फ्रेंच भाषा जानते हो? जब तुम जानते ही नहीं हो तो तुम अपने आप को कैसे बोल सकते हो कि तुम एक फ्रांस के नागरिक हो? हम भारतीय, अगर हमें हिंदी नहीं आती कैसे बोल सकते हैं यार भारतीय, हमें हमारी लैंग्वेज नहीं आती है ना? हाउ कैन द विलेजर्स क्लेम टू बी फ्रेंच? कैसे वो ये दावा कर सकते हैं कि हम फ्रेंच हैं? ही सेज व्हेन दे डोंट इवन नो देयर ओन लैंग्वेज। कैसे आप लोग ये दावा कर सकते हैं कि आप फ्रेंच है जब आप अपनी खुद की ही भाषा को नहीं जानते हैं? ये सवाल वो बताते हैं लोगों को, उठाते हैं ये सवाल कि यही रीजन है वो हम पर सवाल उठा सकते हैं, यही रीजन है वो हम पर शासन कर सकते हैं, यही रीजन है वो हमारे माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। M. Hamel goes on to extol the beauties of French language, telling the class that they must guard it carefully. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब उसके बाद M. Hamel जो है वो क्या करते हैं, वो लगातार बच्चों को फ्रेंच कितनी खूबसूरत भाषा है इसके बारे में बताना स्टार्ट करते हैं कि दैट दे मस्ट गार्ड इट केयरफुली, कि ये जो भाषा है हमें इसको ना प्रोटेक्ट करना होगा, हमें इसे गार्ड करना होगा, हम इसे अपने बीच में जिंदा रख सकते हैं। फॉर इट इज द की टू देयर फ्रीडम, क्योंकि यही एक चीज है जो तुम्हारी आजादी की एक चाबी है। क्या बोला उन्होंने कि ये किस प्रकार से है, ये एक ऐसी चाबी है, और वो किस चीज की है? चाबी है तुम्हारी आजादी की। अगर तुमने अपनी ही लैंग्वेज को छोड़ दिया है ना, तो तुम समझ लो कि कभी भी आजाद नहीं हो पाओगे, फिर तुम हमेशा के लिए इनके गुलाम बनकर रह जाओगे। He explains the grammar lesson to the class and Franz finds himself listening more intently than he ever has before. कह रहे हैं कि उन्होंने फिर वो ग्रामर का जो लेसन था वो क्लास में एक्सप्लेन किया, और फ्रांस उस दिन ये सोच रहा था यार ये आज ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा है, या मतलब क्या हो गया, मुझे सब कुछ समझ में कैसे आ रहा है? हो सकता है मैं ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ रहा हूँ, या फिर आज टीचर ही कुछ ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा है ना? कुछ तो हो रहा है, क्योंकि मुझे ये रूल्स इतने आसान आज से पहले कभी नहीं लगे, मुझे ये हमेशा ही बहुत ज्यादा मुश्किल लगे। For the lesson in writing, M. Hamel has the class write out the words France Alsace over and over again. Everyone in the room applies themselves to the exercise with diligence and concentration. For the lesson in writing, अब जब उन्हें लिखने की बात आई थी तो M. Hamel ने जो है क्लास को कुछ कॉपीज वगैरह दी थी नहीं, और उनके ऊपर लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेस ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार उन्होंने वही लिखने के लिए बोला उसको, और हर एक इंसान क्लास के अंदर वही चीज बार बार लिख रहा था विद डिलिजेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन। डिलिजेंस मतलब होता है कि हार्ड वर्क, मतलब पूरे एफर्ट्स लगा रहे थे लोग उसे लिखने में। छोटे छोटे बच्चे भी जो आए हुए थे टूटा फूटा लिखना जानते थे, फिर भी वो अपनी टूटी फूटी हैंड राइटिंग में भी उस चीज को लिखने की कोशिश कर रहे थे। The church bell strikes 12 and the trumpets of the Persian soldiers sound, marking the end of their drilling exercises. अब चर्च की जो बेल होती है उसमें 12 बज जाते हैं, ठीक है, and the trumpets of the Persian soldiers sound, और जो ड्रिल करने की पर्शियन सोल्जर्स की आवाज है वो आने लग जाती है, marking the end of their drilling exercise, जिसका मतलब ये था कि अब ड्रिलिंग एक्सरसाइज उनकी जो है वो खत्म हो गई है। कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन था कि तुम्हारी भी क्लास आज की खत्म हो गई है बेटा जी, चलो अब काम खत्म, समझे? It is the end of the last lesson. ये अंत था लास्ट लेसन का। And M. Hamel pale turns to the blackboard and writes in large letters, Vive la France. With a gesture of his hand, he dismisses the class. और अब मतलब M. Hamel जो है वो, उन्हें भी पता था ये उनका आखिरी लेसन है, and M. Hamel जो है वो काफी पीले पड़ जाते हैं, turns to the blackboard, और एकदम से ब्लैकबोर्ड की तरफ टर्न करते हैं और बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं Vive la France with a gesture of his hand, और फिर सभी बच्चों को एक हाथ के जेस्चर से बोलते हैं कि
आज के लिए इतना ही। आप सभी जो है जा सकते हैं, आपकी क्लास खत्म होगी। विवेला का फ्रेंड्स का मतलब है लॉन्ग लिव फ्रेंड्स, होता है ना कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, वो वाला फीलिंग, वो वाला टाइप। चलिए यहां पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है एंड थीम देखते हैं चैप्टर का फटाफट से। The theme of the story, the last lesson, is linguistic chauvinism of the proud conquerors and the pain that is inflicted on the people of a territory by them by taking away the right to study or speak in their own language and thus make them aliens in their own land of birth. So linguistic chauvinism का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है कि आपकी जो लैंग्वेज है उसको आपसे छीना जा रहा है, ठीक है। आपका जो राइट टू स्टडी और स्पीक है, आपकी खुद की लैंग्वेज का, वो आपसे छीना जा रहा है। इस चैप्टर का थीम बेसिकली ये है। और जो विजेता है, जो जीते हुए हैं, ठीक है, एंड द पेन दैट इज इन्फ्लिक्टेड ऑन द पीपल ऑफ अ टेरिटरी, और कहीं ना कहीं वो दर्द दिखाया गया है कि जो भी वॉर के अंदर लोग जीत गए, कैसे वो उनके ऊपर बुरे तरीके से अपनी चीजें थोप रहे हैं, ठीक है, और उनसे उनका राइट जो है वो छीन रहे हैं और उन्हें अपनी ही जमीन पर क्या बना दिया है? एलियन बना दिया है। क्लियर? एंड कंक्लूजन फाइनली चैप्टर का क्या होगा कि एम हैमिल सेड दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियर एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अब एम हैमिल ने कहा कि फ्रेंच जो है वो सबसे ज्यादा खूबसूरत और सुंदर और क्लियर लैंग्वेज है, लॉजिकल लैंग्वेज है पूरी दुनिया की। दे मस्ट गार्ड इट अमंग देम, और उन्हें इस लैंग्वेज को अपने बीच में सुरक्षित रखना होगा एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी भी इस लैंग्वेज को भूलना नहीं होगा। बिकॉज क्योंकि व्हेन द पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब लोगों को बंदी बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वो अपनी भाषा पर अपनी पकड़ बनाए रखते हैं, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। तो वो किस तरीके से होता है? वो ऐसे होता है कि मान लो आपके पास आपकी जेल की चाबी है। अगर आप अपनी भाषा पर पकड़ छोड़ देंगे, अगर आपको अपने देश की भाषा नहीं आती है जहां आप रहते हैं, तो आप कैसे अपने आप को उस देश का नागरिक कह सकते हैं? कैसे आप अपने आप को फ्रेंच कह सकते हैं? कैसे आप अपने आप को भारतीय कह सकते हैं? राइट? सो ये था हमारा चैप्टर द लास्ट लेसन, जो मैंने आपको समझाया, बताया। अभी इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो है वो हम करेंगे। इसी चैप्टर का एक पार्ट 2 आएगा जिसके अंदर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। आप जरूर वो क्लास अटेंड कीजिएगा। एंड मैं आशा करती हूँ आज का ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। बाय गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, डाउटनेट के साथ ऐसे ही जुड़े रहें क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान।